नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज का विषय है ग्रहों की अवस्था। जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की शुभ और अशुभ फल प्रदान करने की क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। उनमें से एक ग्रह की अवस्था भी है। अवस्था का अर्थ है वह स्थिति जिसमें ग्रह कुंडली के किसी भाव में एक निश्चित अंश पर या निश्चित डिग्री पर स्थित हो। अवस्थाओं को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे बलादि अवस्था, जागृदादि अवस्था, दीप्तादि अवस्था, लच्छितादि अवस्था और शयनादि अवस्था। इन अवस्थाओं को हम आज विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं पहले बलादि अवस्था से। यह अवस्था जिस तरह मनुष्य में भौतिक विकास होता है, उसी तरह ग्रहों में भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इस अवस्थाओं को आगे 5 अवस्थाओं में सब डिवाइड किया गया है। चार्ट के माध्यम से समझिए। सबसे पहले हम डिग्री लेते हैं। अगर कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में, या 6 से 12 डिग्री के बीच में, या 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30 डिग्री के बीच में होगी, हमने 5 भागों में से बांटा है। अब अवस्थाएं जो होती हैं, सबसे पहली होती है बाल, फिर कुमार, फिर युवा, फिर वृद्ध और फिर मृत। ऑड साइन के लिए अलग रूल है, इवन साइन के लिए अलग रूल है। विषम राशि के लिए अलग है, सम राशि के लिए अलग है। अब जो विषम राशि हैं वो कौन सी हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। और सम राशि हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। तो जब ग्रह 0 से 6 डिग्री में होगा और ऑड साइन में होगा तो हम कहेंगे कि बाल अवस्था में। ऑड साइन में ही अगर 6 से 12 डिग्री में हुआ तो हम उसे कुमार अवस्था में बोलेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 में वाली राशि में अगर ग्रह हुआ 12 से 18 में तो हम उसे युवा अवस्था बोलेंगे। 18 से 24 में वृद्ध और 24 से 30 में मृत अवस्था बोलेंगे। उसी तरह सम राशि में जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर की राशि हैं, उनमें अगर 0 से 6 हुआ तो इसका विपरीत हो जाएगा, तो वो मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। 6 से 12 में वृद्ध अवस्था में, 12 से 18 में युवा में, 18 से 24 में कुमार में और 24 से 30 में बाल अवस्था में। अब जो इनकी रिजल्ट देने की क्षमता रहती है, बाल अवस्था में 25% रहती है, 1/4 फल प्रदान करते हैं ग्रह। कुमार अवस्था में 50% रहती है। युवा अवस्था में संपूर्ण ताकतवर रहते हैं। वृद्ध अवस्था में बहुत कम शक्ति रहती है, ना के बराबर। और मृत अवस्था में ग्रह फल देने में असमर्थ हो जाता है। अगर आपकी राशि ऑड साइन में आ रही है और किस डिग्री पे ग्रह बन रहा है, ग्रह बैठा है, वो देख लीजिए, उसका बल आपको पता चल जाएगा। इवन साइन में आ रही है तो जैसा टेबल में दिया है वैसा आप देख लीजिए। फिर आती है हमारी जागृदादि अवस्था। यह स्थिति ग्रह की चेतना को दर्शाती है। इसे भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जब कोई ग्रह अपनी राशि में या उच्च राशि में स्थित होता है तो जागृत अवस्था में होता है। मित्र की राशि में हो तो वह स्वप्न अवस्था में होता है, और नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो वो सुषुप्त अवस्था में होता है। अब जब जागृत अवस्था में होगा तो पूरा रिजल्ट देगा, फल पूरे प्रदान करेगा। स्वप्न अवस्था में होगा तो मध्यम फल देगा, और जब सुषुप्त अवस्था में होगा तो फल नेग्लिजिबल रहेंगे, नील रहेंगे, बल्कि 0 फल रहेगा। फिर आती है दीप्तादि अवस्था। यह स्थिति ग्रह की मनोदशा को दर्शाती है। इसे भी आगे सब डिवाइड किया गया है 9 श्रेणियों में। जो प्रथम 3 अवस्थाएं रहती हैं उसमें ग्रह अपनी दशा में अच्छा फल देता है, मध्यम 3 अवस्थाओं में मध्यम फल देता है, और लास्ट की 3 अवस्थाएं जो हैं उनमें अशुभ फल देता है। अवस्थाएं देख लेते हैं। देखिए, दीप्तादि अवस्था में जब फर्दर 9 भागों में डिवाइड किया तो जब ग्रह उच्च का हो
या मूल त्रिकोण में हो तो दीप्तावस्था में रहता है, खुद के साइन में हो तो स्वस्थ अवस्था में रहता है, मित्र राशि में हो तो प्रमुदिता अवस्था में रहता है। यहाँ तक ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। फिर अगर मित्र राशि में हुआ तो शांत अवस्था में रहता है, सम राशि में हुआ तो दीन अवस्था में रहता है, शत्रु राशि में हुआ तो दुखिता अवस्था में रहता है। यहाँ पे मध्यम फल देते हैं ग्रह। उसके बाद अगर युति हुई किसी पाप ग्रह से तो वो विकल अवस्था कहलाती है, या किसी पाप ग्रह वाले साइन में हुए तो खल अवस्था कहलाती है वो, और अगर युति हुई सूर्य के साथ तो कोप अवस्था कहलाती है। यहाँ पे ग्रहों का फल बुरा मिलता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फल कब मिलता है? जब ग्रह की दशा आती है। फिर हमारी आती है लज्जितादि अवस्था। नाम से ही समझ में आता है, यह स्थिति किसी विशेष राशि में रखे जाने पर ग्रह की मानसिक स्थिति या मनोदशा को दर्शाती है। इसे भी फर्दर 6 भागों में सब डिवाइड किया गया है, 6 भागों में इसे विभाजित किया गया है। चार्ट से समझिएगा, जब ग्रह 5वें भाव में हो, राहु केतु के साथ हो, या युति में हो पाप ग्रहों से, सूर्य शनि और मंगल से, तो लज्जित अवस्था में होते हैं। व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, बच्चों को बीमारी घेर सकती है। जब ग्रह उच्च हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो गर्वित अवस्था में होता है ग्रह। यहाँ जीवन की विलासिता को भोगता है। शत्रु राशि में हो, शत्रु से युति हो उसकी, या शत्रु की दृष्टि हो, या शनि के साथ हो, तो शुद्धिता अवस्था में होता है। मेंटल टेंशन यहाँ पे बहुत रहता है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। जली राशि में हो, 4, 8, 12 में, शत्रु द्वारा देखा गया हो और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो त्रसिता अवस्था में रहता है। यहाँ पे बुरे कार्य करता है और लॉसेस फेस करता है। मित्र राशि में हो, या मित्र के साथ युति में हो, या दृष्ट हो मित्र से या बृहस्पति से, तो मुदिता अवस्था में रहता है। यहाँ पे सुख भोगता है, ऐश्वर्य भोगता है। सूर्य के साथ युति में हो, या शत्रु से दृष्ट हो तो, या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो शोभित अवस्था में होता है। यहाँ पे बीमारी और गरीबी को देखना पड़ता है व्यक्ति को। ये रिजल्ट जब ग्रह की दशा होती है तब मिलते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, चाहे लज्जितादि अवस्था हो या दीप्तादि अवस्था हो, हम इन्हें भावों में कैसे निकालेंगे? अब अगर जैसे मान लीजिए कि हम दीप्तादि अवस्था की बात कर रहे हैं और कोई ग्रह कोप अवस्था में है या खल अवस्था में है, तो इनऑस्पिशियस रिजल्ट कैसे मिलेगा उसका? हमें वो भाव देखना पड़ेगा। जैसे अगर सप्तम भाव में कोई ऐसी अवस्था बनती है तो सप्तम भाव जो होता है शादी से रिलेटेड होता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है व्यक्ति को अगर उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा महादशा आ रही हो तो। अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? अच्छा रिजल्ट कैसे मिलता है? मान लीजिए प्रथम भाव में है तो सेल्फ से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलता है, हेल्थ से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर ग्रह गर्वित अवस्था में हुआ तो व्यक्ति स्वयं अपनी दम पे बनता है। चौथे भाव में हुआ तो परिवार से कंफर्ट्स मिलते हैं उसको। 7वें भाव में हुआ तो मैरिड लाइफ बहुत प्रॉस्पेरस रहती है। दशम भाव में हुआ तो जो उसकी छवि है, जो उसका वर्क है, वो उसको रिकॉग्नाइज करवाता है। तो जो भाव पर्टिकुलर इन्वॉल्व रहते हैं आपको उनको देखना पड़ेगा और फिर ग्रह की अवस्था देखनी पड़ेगी। 5वें भाव में अगर शोभित अवस्था में हुआ या त्रसिता अवस्था में हुआ, बुरी अवस्था में हुआ 5वें भाव में, तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस तरह से आप उसको डिकोड कीजिए कुंडली के भावों से और ग्रह की स्थिति से कि वो किस स्थिति में है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ
बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि ग्रह अच्छा नहीं है, या परेशान हो जाते हैं कि अवस्था अच्छी नहीं है तो क्या बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है और ये एक मिनिमम टॉपिक है उस पर बहुत कम परसेंटेज जो होल्ड करता है। ये टॉपिक ही नहीं, बहुत सारी दूसरे टॉपिक्स भी। सिर्फ एक चीज़ को लेके मत चलिए कि अगर ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है तो क्या बहुत बुरा प्रभाव होगा। ये चीज़ याद रखिए, और भी दूसरे ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में, वो चाय नाश्ता करने नहीं बैठे वहाँ, तो दूसरे ग्रहों का भी फल मिलेगा। और सिर्फ एक ग्रह की बुरी अवस्था पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता, महादशाएं भी होती हैं, दूसरे ग्रहों की दृष्टि भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुंडली पे प्रभाव डालती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली अवस्था जो है शयनादि अवस्था। अब शयनादि अवस्था जो है ये 12 भागों में विभाजित की गई है और ये पूरी बेस्ड होती है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। आमतौर पर इतना डीप घुसते नहीं हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट पे काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ये अवस्थाएं सीधी निकल आती हैं, आपको कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ता है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अब हम इस कालखंड में हैं जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप वृक्ष को देख रहे हैं तो बीज को समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैलकुलेशन समझा देता हूँ, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो उसी कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। तो मेरा हमेशा यही राय रहती है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है चीज़ तो आप कैलकुलेशन को समझ लीजिए, और कोई बहुत डीप अगर आपको जाना हो या आप कोई ऐसी कुंडली प्रिडिक्ट कर रहे हो तो उसमें आप कैलकुलेशन लगाइए। बाकी आमतौर पर सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन नहीं होता है। देखिए, शयनादि अवस्था 12 भागों में जो विभाजित है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 12 भागों में विभाजित है। कौन सी है 12 कैटेगरीज? शयना, उपवेशा, नेत्रपाणी। और इसको एक काम करता हूँ, मैं आपको इनके मतलब भी समझा देता हूँ। जैसे शयना है तो जो ग्रह जो है वो आराम की स्थिति में रहता है, उपवेश बैठक वाले उसमें रहता है, नेत्रपाणी में नेतृत्व करता है, प्रकाशन में नाम से ही समझ में आ रहे हैं वैसे जागृत रहते हैं, रोशनी प्रदान करता है, गमन में आवागमन होता है, आगमन में आना और जाना रहता है और गमन में सिर्फ आना रहता है, सभा में दर्शकों के से घिरा होना, आगम में बहता हुआ, भोजन, नृत्य लिप्सा नृत्य करता हुआ, कौतुका बधाई के फॉर्म में रहता है, निद्रा में सोया हुआ। अब इसकी अभी कैलकुलेशन समझ लीजिए। अगर कभी ऐसा रहा कि वीडियो बनाना पड़ा एकाध और, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हर ग्रह किस अवस्था में क्या फल देता है उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये कर पाना, क्योंकि 12 अवस्थाएं हैं और 9 ग्रह हैं, एक एक ग्रह की 12-12 अवस्था बताना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ, कभी इसका वीडियो भी बना के आपको बता दूंगा कौन सी अवस्था में कैसा फल रहता है ग्रह का। कैलकुलेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप ये कुछ टर्म्स हैं, इनको समझ लीजिए। देखिए, एस जो है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एस जो है वो नक्षत्र को डिनोट कर रहा है। जो हम किसी ग्रह की अगर अवस्था निकाल रहे हैं, शयनादि अवस्था, तो वो ग्रह किस नक्षत्र में है उसको डिनोट कर रहा है एस। जैसे अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो हम 1 ले लेंगे, भरणी नक्षत्र में हुआ तो 2 ले लेंगे, कृतिका नक्षत्र में, क्योंकि कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है, भरणी दूसरा है, अश्विनी पहला है, तो हम नक्षत्र का नंबर ले लेंगे। फिर पी जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो उस ग्रह की अवस्था को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे सूर्य को 1 दिया है, चंद्रमा को 2 दिए हैं, मंगल को 3, बुध को 4, बृहस्पति को 5, शुक्र को 6, शनि को 7, राहु 8 और केतु को 9 दिए हुए हैं। तो हम ये पॉइंट्स वहाँ पे रख लेंगे जिस भी ग्रह की हम निकाल रहे हैं। फिर एन
डिनोट करता है नवांशा। किसी भी ग्रह, जब ग्रह का हम निकालते हैं तो वो किस राशि में कौन से नवांशा में आया है वो हमको देखना पड़ता है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर ए जो डिनोट कर रहा है नक्षत्र जो चंद्रमा ने ऑक्यूपाई किया, जो जिसमें चंद्रमा है। अभी हमने ऊपर देखा था एस जो लिया था वो उस पर्टिकुलर ग्रह का जिसका हम निकाल रहे हैं उसका नक्षत्र, और यहाँ पे हम चंद्रमा का ले रहे हैं। जी डिनोट कर रहा है घटे से जो बर्थ टाइम रहता है उससे, और उसका भी एक अलग फॉर्मूला है। और आर जो डिनोट कर रहा है वो जो लग्न बनता है कुंडली में, जैसे अगर मेष लग्न हुआ तो 1 नंबर दे देंगे हम, वृषभ हुआ तो 2, मिथुन हुआ तो 3, कर्क हुआ तो 4, ऐसे। आइए फॉर्मूले को समझ लेते हैं पहले। S मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय N, और उसमें ऐड करेंगे A एडिशन G एडिशन R, और इनका पूरे का डिवीजन होगा 12 से। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारी अवस्था रहेगी ग्रह की। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम सूर्य की अवस्था देखते हैं। इस एग्जांपल में सूर्य जो है मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में है। अब यहाँ पे हमको जो हमने ऊपर समझा था टर्म्स जो है हमको मिलती जा रहे हैं। देखिए कृतिका नक्षत्र में है तो मतलब S जो हुआ वो 3 हो गया, क्योंकि कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है। अब यहाँ पे सूर्य वृषभ राशि में है 60 डिग्री पर, जिसका मतलब हुआ वृषभ राशि में वो तीसरे नवांश पे है, तो यहाँ पे हमको N भी 3 मिल गया है। अच्छा, हमने P भी निकाल लिया है। सूर्य को हमने जो नंबर दिए थे, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, इनको उसमें सूर्य को 1 नंबर दिया है, तो हमारा S P और N ये 3 तक निकल गए। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो भी कृतिका नक्षत्र में है, तो A जो है वो भी 3 हो गया। फिर अगर जन्म जो है 31 घटी पे हुआ है तो G जो है हमारा वो 31 आ गया। और अगर लग्न जो है वो वृश्चिक बनता है तो जो हमारा R आएगा, वृश्चिक जो है 8वें नंबर की राशि है, तो R 8 हो जाएगा। पूरा हमको मिल गया। हम फॉर्मूले में लगा देते हैं 3 क्रॉस 1 क्रॉस 3, और एडिशन में 3 + 31 + 8 और डिवाइड बाय 12 से डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे। जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो आपका रिमाइंडर आता है आप शयना अवस्था से कैलकुलेट कर दीजिए, मतलब तीसरे नंबर की अवस्था आ गई है। कौन सी अवस्था आ गई? नेत्रपाणी अवस्था। ठीक है। अब इसको भी फर्दर इसका सब स्टेज निकाला जाता है, इस अवस्था का भी। उसके भी 2 स्टेज रहती। ये आप सिर्फ फॉर्मूला समझते जाइए, कैलकुलेटिव पार्ट से बहुत अच्छा है ये। देखिए स्टेज 1 में A क्रॉस A + FS और डिवाइड बाय 12, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो स्टेज 2 में आ जाएगा। ये मैं पूरा आपको अभी समझा रहा हूँ, देखते जाइए आप। उसको उसमें PA ऐड करेंगे, प्लानिटरी एडियामेंट, और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो सब स्टेट आ जाएगा। और सब स्टेट क्यों निकालते हैं वो भी बता दूंगा अभी। देखिए स्टेज 1 में क्या है, अवस्था जो आई है उसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, अवस्था को अवस्था से, और एक वैल्यू लेना है व्यक्ति के नाम की। अंक वैल्यू कहते हैं उसे। ये मैंने अंक वैल्यू रख दी है आपके सामने। देखिए सब में नंबर दिए हुए हैं, और इनको फिर डिवाइड करना रहता है 12 से। उसी तरह स्टेज 2 में क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसमें प्लानिटरी एडियामेंट ऐड करना है। ये क्या नंबर दिए हुए हैं इसमें? सूर्य को 5 दिया है, चंद्रमा को 2 दिए हैं, मंगल को 2 दिए हैं, बुध को 3, बृहस्पति को 5, शुक्र को 3, शनि को 3, राहु केतु को 4, और फिर फाइनल सम को जो है डिवाइड कर देना है 3 से। जो रिमाइंडर आता है वो सब स्टेट कहलाता है। अगर 1 आया तो दृष्टि, 2 आया तो चेष्टा, 0 आया तो विचेष्टा। अब ये दृष्टि आया तो क्या होगा, चेष्टा आया तो क्या होगा, विचेष्टा आया तो क्या होगा, वो समझते हैं आगे। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल ऊपर अधूरा छोड़ा है। स्टेज 1 में आते हैं A क्रॉस A, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आया था वहाँ पे? 3 आया था, तो 3 क्रॉस 3 प्लस हमें अंक वैल्यू लेनी है। अब मान लीजिए कि व्यक्ति का नाम सा से शुरू हो रहा है, ऐसे, तो देखिए अंक वैल्यू हमने 4 दी हुई है सा को, तो अंक वैल्यू हम 4 रख लेंगे। 3 क्रॉस 3 9 + 4 13, और इसको डिवाइड करेंगे 12 से,
रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। स्टेज 2 में आ जाइए अब। 1 प्लस PA। अब हमें प्लानिटरी एडिटामेंट देखना है। सूर्य को कितना मिला है, यहाँ 5 दिया हुआ है सूर्य को, तो 1 + 5 / 3 ऐसा हम निकाल लेते हैं। हमने क्या समझा था, 1 जो है वो दृष्टि है, 2 चेष्टा और 0 विचेष्टा। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये 1 दृष्टि और 2 चेष्टा और 0 विचेष्टा, इसमें क्या रहता है। यदि किसी अवस्था में सब स्टेट जो आता है जो उसकी, तो वो अगर दृष्टि रहता है तो उसके लिए कहा जाता है कि परिणाम जो रहता है वो मध्यम रहता है। और चेष्टा आता है किसी अवस्था में तो उस अवस्था का पूर्ण परिणाम मिलता है। और विचेष्टा आता है तो नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब चेष्टा में पूर्ण फल, दृष्टि में मध्यम और विचेष्टा में 0 हो जाता है। अब अगर ग्रह अच्छी अवस्था में है और उसकी उपावस्था जो आती है वो चेष्टा आती है, तो उसके अच्छे प्रभाव जो हैं वो पूरे मिलेंगे। यदि विचेष्टा आ जाता है तो अच्छे प्रभाव जो हैं वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और अगर दृष्टि आता है तो अच्छे प्रभाव तो मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे, महसूस बहुत कम होंगे वो। वहीं अगर ग्रह अगर उल्टा इसकी स्थिति कर दे, ग्रह अगर खराब अवस्था में हो और चेष्टा आ जाए तो बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। और यदि विचेष्टा आ जाए तो बुरे प्रभाव जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ग्रह के। और अगर दृष्टि आती है तो हल्के फुल्के महसूस होंगे बुरे प्रभाव, एक मीडियम कष्ट जो है वो महसूस होगा। अब वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है और इसको यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ मैं। अब यह आवश्यक है कि केवल अवस्था का प्रभाव ना लिया जाए, बल्कि इसमें और भी चीज़ें रहती हैं। कुंडली के दूसरे योग भी रहते हैं, ग्रहों की अपनी शक्ति भी रहती है, महादशा कौन सी चल रही है उसका प्रभाव भी रहता है। तो सिर्फ एक ग्रह की अवस्था को लेकर ना चलें, ये और भी चीज़ें आप जब कुंडली एनालाइज करें तो देखा करिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।